के लेखकों की क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली विशेषता थी कि तवारीख के लेखक शहरों में, विशेषकर दिल्ली जैसे शहरों में जैसे कि दिल्ली रहते थे। ये गांवों में न के बराबर थे। कहने का मतलब यह है कि ये शहर में रहने वाले थे, खास करके दिल्ली जैसे शहर जहां पर राजा या उसके दरबारी या सल्तनत का जमावड़ा था या सल्तनत का केंद्र बिंदु था। सबसे पहली विशेषता कि ये शहरों में रहते थे। दूसरी विशेषता, ये लेखन कार्य करते थे, इतिहास का लेखन तो राजा के लिए करते थे, शासक के लिए करते थे, और ये इतिहास लेखन शासक से कोई इनाम या इकराम पाने के लिए करते थे। ये भी इनकी विशेषता थी। इनको लगता था कि हम राजा के लिए लिखेंगे, शासक के लिए लिखेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। तो पहली विशेषता हो गई, ये दिल्ली जैसे शहरों में रहते थे। दूसरा है, ये शासक से ये इच्छा रखते थे, अभिलाषा रखते थे शासक की ओर से कि इनको इनाम मिलेगा। उसके बाद जो तीसरी बात थी, ये शासकों को लिंग भेद तथा जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद और जन्मसिद्ध अधिकार जैसे आदर्शों पर शासन चलाने की सलाह भी देते थे। अब लिंग भेद का मतलब है कि पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ है, और इसी आदर्श पर रजिया सुल्तान को जो है अपने पद से हटाने में लोगों ने सफलता प्राप्त की थी। ये इतिहासकारों ने शासक वर्ग को ये बताया कि देखो, लिंग भेद, स्त्री कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो पुरुष से कम है। उसके बाद में जन्मसिद्ध अधिकार, जो अमीर वर्ग था, जो शक्तिशाली वर्ग था, उनको ये बताया गया कि आपको शासन करने का जन्म से अधिकार दिया गया है। तो मित्रों, बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, शासकों को लिंग भेद और जन्मसिद्ध अधिकार जैसे आदर्शों पर शासन चलाने की सलाह भी देते थे। ये दोनों शब्दावली आपकी किताब में लिखी गई है। जब हम ये चैप्टर पूरा होने का आएगा तब हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे। आम आदमी यानी कि आम जनता इनके विचारों से अक्सर सहमत नहीं होती थी। किनके विचारों से? इतिहासकार जो उस तवारीख के जो लेखक थे उनसे अक्सर सहमत नहीं होती थी। तो ये चार विशेषता आपको पता रखनी है इसके अंदर। सबसे पहली है, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं कि ये ज्यादातर शहरों में रहते थे, गांवों में न के बराबर थे। दूसरा, ये शासक से इनाम इकराम पाने की इच्छा रखते थे, इसलिए इतिहास लेखन करते थे, तवारीख के लेखन ये। उसके बाद में इन्होंने देखिए लिंग भेद और जन्मसिद्ध अधिकार जैसी जो टर्म थी, जो अवधारणाएं थी, उसको लेकर के शासक वर्ग के बहुत नजदीक थे, उसको लेकर के शासन चलाने की सलाह देते थे। और आम आदमी अक्सर इनसे सहमत नहीं होता था, क्योंकि ये ज्यादातर राजा का पक्ष लेते थे। तो ये एक अच्छा प्रश्न आपके बन सकता है कि भाई तवारीख के लेखकों की क्या क्या विशेषताएं थी। अब जब ये तवारीख लिखते थे, जब पांडुलिपियां लिखते थे, कुछ भी जब लिखते थे, तो जिल्द कैसे तैयार करते थे, लिखने की जो सामग्री है उसके 4 चरण थे। उसको तैयार करने के चारों चरण को देखते हैं। पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए 4 चरण इस्तेमाल होते थे, अर्थात 4 स्टेप थे उसके। सबसे पहले था कागज को तैयार करना। पहला चरण था कागज को तैयार करना, जो कच्चा माल था उसको कूट पीट करके कागज बनाना। कागज बना करके दूसरा था लेखन कार्य करना, राइटिंग, लिखना, उसको लिखने का काम करना।
पहला कागज तैयार किया, दूसरा लेखन कार्य करना, उसके बाद में तीसरा जो चरण था इसका दोस्तों वो था महत्वपूर्ण शब्दों तथा अनुच्छेदों को जिसको आप लोकल लैंग्वेज में हाईलाइट कह सकते हैं। जब हमने कहीं कोई चीज पढ़नी होती है, उस पर ध्यान देना होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, किसी मार्कर से या जो भी आप विशेष प्रकार का जो रंग होता है उससे आप हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था, उनको महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों को विशेषतः बताने के लिए सोने को पिघालकर, गोल्डन कलर, जी हाँ, सोने को पिघालकर मेल्टिंग फॉर्म में उसको गोल्ड को रखते थे, पिघालकर, और उसका प्रयोग उस अक्षरों के लिए करते थे जिससे कि वो सुनहरे हो और सबसे पहले नजर आए, पाठक की नजर उन पर पड़े, क्योंकि वो उनको हाईलाइट करना चाहते थे। और चौथा लास्ट में था उसका कवर अर्थात जिल्द तैयार करना। तो ये किसी भी पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण थे। सबसे पहले कागज को तैयार करना, कच्चे माल से कागज बनाना, फिर उसके अंदर कुछ लिखना, जो भी आप लिखना चाहते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, पैराग्राफ्स थे, उसको आपको स्पेशल बताने के लिए, अटेंशन के लिए गोल्ड यानी कि सोने को पिघाल करके आपको सोने को पिघाल करके उसका उपयोग करना। चौथा था जिल्द तैयार करना। अब देखिए इसको, पहला ये है कागज तैयार करना, दूसरा फिर है लेखन कार्य, तीसरा इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स और पैराग्राफ थे उसके लिए गोल्डन जो उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती थी उसके लिए सोने को पिघालना, और चौथा है कवर जिल्द तैयार करना। ये 4 चरण थे किसी भी पांडुलिपि को तैयार करने के। बहुत ही सरल अवधारणा है इसकी। देखो 13वीं शताब्दी के इतिहासकार, 13वीं सदी के इतिहासकार फ़.के. मुदब्बिर भारत की यात्रा पर थे, उन्होंने लिखा था, फ़.के. मुदब्बिर के अनुसार उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो शासन व्यवस्था है वो न्याय चक्र के अनुसार चलनी चाहिए। अब न्याय चक्र कैसे है, तो उसके मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं। सीधा सीधा प्रश्न है, न्याय चक्र से आप क्या समझते हैं, या जो प्रशासन में न्याय चक्र की क्या भूमिका थी, आपको सीधा सीधा आंसर इस बिंदुओं के तहत देना है। सबसे पहले देखिए, राजा कोई भी होता था वो अपनी सेना के दम पे सारे काम करता था। तो पहला बिंदु है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था। राजा का कार्य सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था। अब सैनिकों को क्या चाहिए था, सैनिकों को वेतन चाहिए होता था। तो दूसरा बिंदु हमने बनाया है कि सैनिकों की आवश्यकताएं वेतन से पूरी होती थी, पैसा तो मिलना चाहिए ना। सैनिकों की आवश्यकताएं वेतन से पूरी होती थी। देखिए बहुत ही सरल है, आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी है। अब वेतन कहां से आएगा, राजस्व से आएगा। लोग जब टैक्स देंगे तभी तो वेतन दे पाएगा राजा। तो आगे तीसरा बिंदु, वेतन का भुगतान राजस्व प्राप्ति तथा रेवेन्यू उसके ऊपर आधारित था। अब टैक्स कौन देगा, रेवेन्यू कौन देगा, जो किसान होंगे उस समय वही देते थे। सैनिक से वेतन, वेतन रेवेन्यू से आएगा, रेवेन्यू कौन देगा, राजस्व किसान, राजस्व अर्थात कर किसानों द्वारा दिया जाता था। अब किसान भी कब देंगे, किसानों द्वारा दिया जाता था। अब किसान कर कब देंगे मित्रों, जब वो खुशहाल होगा, उसके पास बहुत सारी फसल होगी। किसान तभी कर दे पाएगा जब वह समृद्ध और खुशहाल हो। समृद्ध तथा खुशहाल।
अर्थात सारा का सारा जो दारोमदार है वो किसानों की समृद्धि और खुशहाली पर निर्भर था, इसलिए राजा को यह चाहिए था, न्याय चक्र के लिए यह आवश्यक था कि राजा ईमानदार प्रशासन का संचालन करें। कहने का मतलब यह है कि राजा के पास प्रशासनिक अधिकारी ईमानदार होने चाहिए, कर सही समय से जमा हो, सही समय से जो कर है वो लोगों के कल्याण के लिए लगे। देखिए टॉपिक है न्याय चक्र, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला पॉइंट आपको सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, इस पर ध्यान देना है। सैनिकों को क्या चाहिए? वेतन चाहिए। वेतन कहाँ आएगा? राजस्व से आएगा। राजस्व कौन देगा? किसान देगा। किसान कब राजस्व देगा? जब वो समृद्ध और खुशहाल हो। इसका मतलब है राजा को अपने ईमानदार प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए, उसका संचालन करना चाहिए, तभी जाकर के जो न्याय चक्र की अवधारणा है वो पूरी होगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये न्याय चक्र वाला, आप इसको आराम से लिख लें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी हमारी क्लास चल रही है आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, जिससे कि आप उसको लगातार नोट करते रहें। अब देखिए जो अगला टॉपिक है उसमें 3 रानियों 3 शासिकाओं का यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तीनों का थोड़ा थोड़ा जिक्र है किताब के अंदर, तो मैं यहाँ पर उसका जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है एक आध प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या 1 लाइन क्वेश्चन में निकल जाए, और सिलेबस में दिया है जिसको छोड़ना भी जरूरी नहीं समझता हूं मैं। वैसे कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए। सबसे पहले हम रानी दिद्दा की बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। रानी दिद्दा कार्यकाल है दोस्तों 980 से लगा करके 1003 ईस्वी तक। रानी दिद्दा जो है वो कश्मीर की शासिका थी, कश्मीर की रहने वाली। कार्यकाल 980 से 1003 बहुत बड़ा कार्यकाल है, लगभग 23 वर्षों तक शासन किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमने एक मुस्लिम शासिका को भी पढ़ा है, तो हम तुलना करते हुए पढ़ेंगे। दिद्दा शब्द से दीदी नाम का एहसास होता है, और दीदी का मतलब होता है बड़ी बहन। अर्थात इतने लंबे समय तक शासन करने में जरूर यहाँ पर जनता का इन्होंने विश्वास जीता होगा। और ये जो टाइटल है दीदी, दीदी से बना है दिद्दा, ये बड़ी बहन, इस टाइटल ने यहाँ पर जनता के मन के अंदर एक ज्यादा विश्वास कायम कर लिया था, जगह बना ली थी, इसलिए इतना लंबा कार्यकाल हम इसका देख पाते हैं। छोटा सा प्रश्न आ सकता है, रानी दिद्दा कहाँ की शासिका थी? कश्मीर की शासिका थी, और यहाँ पर बड़ी बहन का जो टाइटल है वो इसको दिद्दा को दिया गया है। रानी रुद्रमा देवी, सबसे पहले कार्यकाल 1262 से लगा करके 1289 ईस्वी तक दोस्तों, ये भी लंबा कार्यकाल है। 72, 82 और 89 लगभग 27 वर्ष का कार्यकाल है। वारंगल की रानी थी, जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश का इलाका है। आधुनिक आंध्र प्रदेश, और इनका जो वंश था वो था काकतीय वंश। देखिए जितना सिलेबस में दिया है मैं उतना ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि कक्षा 7 का जो स्तर है और एनसीईआरटी ने जो तय किया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए कि इतना बड़ा कार्यकाल है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये भी सफल शासिका थी। वंश ध्यान रखना है आपको, काकतीय वंश। इसे काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, लेकिन यहाँ पर इसका जिक्र उचित नहीं समझता मैं। वारंगल ध्यान रखना है, आधुनिक आंध्र प्रदेश। कार्यकाल रानी रुद्रमा देवी, वारंगल की रानी थी, काकतीय वंश। ये दिद्दा कश्मीर की शासिका। रजिया बेगम आप जानते ही हैं, इल्तुतमिश की पुत्री। इल्तुतमिश की पुत्री थी, पहली मुस्लिम महिला शासक हुई है। इसका कार्यकाल मैं पहले बता चुका हूं आपको, 1236 से 1240 ईस्वी तक। तो तीनों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी पता रखनी है। यहां पर रजिया के बारे में जो मिन्हास ए सिराज कहते हैं, मिन्हास ए सिराज ने कहा कि रजिया
बहुत योग्य थी, लेकिन उसकी एक ही अयोग्यता थी कि वो स्त्री होना उसके लिए अयोग्यता बना, है ना। स्त्री होना ही उसकी अयोग्यता थी, बाकी उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, लेकिन वो अयोग्य क्यों थी? क्योंकि वो स्त्री थी। अब देखिए, स्त्री और पुरुष तो मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन उस समय आप देख सकते हैं कि लिंग भेद का मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, अवधारणा बताई थी। स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव करना, वो यहाँ पर हमें सिर्फ सीधा सीधा नजर आता है मिन्हाज से सिराज के इस कथन में। तो यहाँ पर हमें तीनों का थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए तीनों का अध्ययन क्या जानकारी हासिल करनी है, इतना विस्तृत अध्ययन नहीं है। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब आने वाले वीडियो में हम इस दिल्ली के सुल्तान वाले चैप्टर का जो अगला टॉपिक दिया गया है उस पर चर्चा करेंगे।